नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। काफ़ी लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल्स में सिर्फ एक ही मुद्दा गहराया हुआ है, वो है किसान आंदोलन। केंद्र सरकार कौन से नए 3 कानून लाई है जिस पर इतना विवाद हो रहा है, ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि विरोध या समर्थन करने से पहले हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि विवाद है क्या, कानून क्या कह रहा है। आप खुद अपने उस स्तर पर पहुँच जाएंगे जब आप फैसला कर पाएंगे कि हाँ, यह कानून कितना सही है या कितना गलत है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो संवैधानिकता को ख़त्म करे। यानी सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आप किसी कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं तो वो यही देखता है कि क्या यह कानून हमारे संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता, क्या यह कानून हमारे राज्य की सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता। अगर बात करें कृषि कानून की, तो हमारा संविधान कहता है कि कृषि कानून बनाने की आज़ादी राज्यों को भी है और केंद्र को भी है, लेकिन क्लैश की स्थिति में केंद्र का जो फैसला है वो सर्वोपरि माना जाएगा। हर बड़े रिफॉर्म में हंगामा होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कृषि कानून जो है बहुत पुराना है और इसमें अगर रिफॉर्म होगा तो इस प्रकार ये विवाद और ये जो आंदोलन है वो होना ही था। आप ये मत सोचिए कि ये समय गलत है या आगे होने वाला कोई समय गलत है, क्योंकि जब भी ये कानून प्रस्ताव पारित होता, कानून की शक्ल लेता, तो इतना ही विवाद होना था, ये बात तो तय है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, बात अन्नदाता की है। दूसरी बात, सरकार अध्यादेश के माध्यम से ये बिल लेकर आई है। यानी अध्यादेश का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रही हो, सत्र बंद हो, या फिर किसी इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा टेढ़े तरीके से लाया जाता है। समय समय पर सवाल भी उठते रहे कि ऑर्डिनेंस का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस सरकार में नहीं, पुरानी सरकारों में भी ये तमाम मुद्दे उठाते जाते रहे हैं। देखिए, इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये तीनों कानून सरकार लाई है। ये भी बहुत विवाद चलता रहा कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से अगर सरकार नहीं लाती तो बिल पास नहीं हो पाता, जो कि एक झूठ है, क्योंकि सरकार मेजॉरिटी में है। अगर लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा से कोई किसी भी प्रकार की अड़चनें आती हैं, जो कि नहीं आ पाती, तब भी यह कानून आराम से पारित हो जाता। क्योंकि अगर जॉइंट सेशन होता तो उसमें भी भाजपा बहुत एनडीए जो सरकार है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ जाती है और किसी भी प्रकार के कानून को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है। अब बात करते हैं तीनों कानूनों में से पहले कानून की, यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण कानून 2020। देखिए, इसके तहत अगर किसान चाहे तो सरकारी मंडियों यानी एपीएमसी के अलावा बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकता है। इस कानून का मकसद ये है कि किसान ई ट्रेडिंग से जुड़ सकें, तमाम सुविधाएं ले सकें, बाहर के तंत्रों का इस्तेमाल कर सकें, एपीएमसी की मंडियों से बार बार ठगना बंद करें। अब पहले ये समझ लेते हैं कि वर्तमान में किसान अपनी उपज कैसे बेचता है। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तब किसानों की हालत बहुत बुरी थी। किसान पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था, साहूकारों और ज़मींदारों के चंगुल में फंसा हुआ था, बर्बाद हो चुका था। उस वक्त की ज़रूरत को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने एपीएमसी का प्रस्ताव सामने रखा। और ये एपीएमसी क्या है? एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी का उस वक्त आना वक्त की ज़रूरत थी और एक अच्छा कदम था। लेकिन आपको पता है कि हर 10, 20, 30 साल में वक्त की ज़रूरत चेंज होती रहती है और हमारी इच्छाएं और हमारी आधुनिकीकरण के कारण चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। तो उस वक्त ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। एपीएमसी मंडियों में किसान अपनी उपज लेकर जाता है, वहाँ आड़तिये मिलते हैं उनको। आड़तिये क्या होते हैं? आड़तियों को आप कह सकते हैं कमीशन एजेंट, बिचौलिए, या यूँ कहें किसान और व्यापारी के बीच की कड़ी। मंडियों में पहुँचने के बाद बोली लगाई जाती है, वज़न नापा जाता है। व्यापारी और किसान के बीच फिक्स कराने के लिए लगभग 2.5% कमीशन आड़तिये ले जाते हैं। इसके बाद उपज मिलने के बाद फैक्ट्री या बाज़ारों तक हमारा अनाज पहुंचता है। ज़ाहिर सी बात है कि आड़ती और व्यापारी मिले होते हैं और वो मिलकर किसानों को ठगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही बात हमारे बीच में सामने आती है कि जहाँ पर भी एकाधिकार होगा, यानी जहाँ पर भी
एकाधिकार के साथ अल्पाधिकार होगा, यानी ओलिगोपोली होगा। एक छोटे से लोगों का समूह जो अपना पूरा एक शासन तंत्र चला रहे हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होगा और लोगों को ठगा जाएगा। अब देखिए, किसानों को लग रहा है कि एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा। आखिर ये एमएसपी क्या है? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार गेहूं और चावल जैसी फसलों पर एमएसपी लगाता है। कुल मिला के ऐसी 22-23 फसलें हैं जिन पर सरकार एमएसपी लगाता है, जिसके तहत आप समझ लीजिए कि सरकार एक तरह से अश्योर कर देता है कि इतने से कम दाम आपको नहीं मिलेंगे। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। होता क्या है कि बाज़ार ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बाज़ार में होता रहता है, तो एमएसपी के माध्यम से एटलीस्ट जो हमारे किसान भाई हैं वो श्योर हो जाते हैं कि इससे नीचे प्राइस हमको नहीं मिलेगा। तो उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है ये। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात तो ये है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं। मंडियों के अलावा सरकार भी किसानों से अनाज लेती है। सरकार उस अनाज का क्या करती है? भंडारण करती है, जो वो एफसीआई में रखती है। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद सरकार इस राशन को गरीबों में बांट देती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारा अनाज सड़ता भी है, जो कि आप न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आ रहे हैं? हमारे किसान जो हैं वो बहुत गरीब हैं। अधिकतर किसान ऐसे हैं जो ट्रैक्टर तो क्या, एक साइकिल भी नहीं ले सकते। छोटे मझोले किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये तो ट्रैक्टर और गाड़ियों से आ रहे हैं। कैसे संभव है ये? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। अगर ये छोटी जगह के किसान होते, जो कि हमारे देश में जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये किसान ट्रैक्टर लेकर इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते और इतने दिनों तक भूखे प्यासे नहीं रह पाते। सारी व्यवस्था उनके बीच में मौजूद है। देखिए, इसका कारण क्या है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब देश पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर था। मतलब हमारा देश पेट पालने योग्य नहीं था। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, यानी हरित क्रांति हुई। इसके बाद धीमे धीमे हम आत्मनिर्भर बने और हम 1980 के दशक में लगभग अपना पेट पालने लायक हो गए। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान था पंजाब और हरियाणा का। इसी कारण एमएसपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इन्हीं दोनों राज्यों को मिलता है। अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि ये दोनों बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहे हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं हैं, दरअसल ये आड़तीये हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, दूसरा कानून आपको समझाता हूँ। दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। ये कानून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कपड़े, जूते और तमाम जो सामान है उसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, तो किसान क्यों नहीं बेच सकता भाई? किसान के पास ऐसा क्यों है कि एक ही ऑफ़र है कि वो एपीएमसी मंडियों में जाएगा, उसके साथ जहाँ जैसा सलूक होगा उसको बेचना होगा। उनके पास भी ऑफ़र होना चाहिए। तो ये कि बहुत ही अच्छा विकल्प है। इस कानून के माध्यम से किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। इसके तहत क्या होगा कि किसान जो है उसके पास कई ऑफ़र होंगे। प्राइवेट कंपनीज़ में भी वो अपना सामान बेच सकता है, अपना जो अन्न है वो बेच सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। और एक बात याद रखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूँ किसानों की, तो उसमें सिर्फ किसान नहीं आते, मत्स्य पालन भी आता है, दुग्ध उत्पादन भी आता है, कई सारे फिशरीज़ और तमाम ऐसे उत्पादन शामिल हो जाते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे क्या होगा कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। जैसे किसी कंपनी ने मुझसे कहा कि आप 100 किलो टमाटर मुझे दीजिए और रेट पहले से फ़िक्स हो गया है, मैं उसी हिसाब से टमाटर उगाऊंगा, उनको बेच दूंगा, सीधा सीधा कीमत ले लूँगा। बीच में किसी भी प्रकार के आड़तीये नहीं होंगे, किसी प्रकार का कमीशन नहीं होगा, सीधा सीधा फ़ायदा किसानों को देने की बात हो रही है। एक मोटा मोटा आइडिया आप ले लीजिए कि अगर 40 रुपये का आलू बिका तो उसमें 5 से 6 रुपये किसानों को बचता है, जबकि 30 रुपये किसान को बचना चाहिए। इसलिए ये तमाम विकल्प सुझाए जा रहे हैं। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि ज़मीन सुरक्षित नहीं होगी किसानों की और ज़मीनें खा लेंगे एक बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्योंकि इस प्रकार का
डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सरकार साफ तौर पर कह चुकी है और लिखित कानून है कि इसमें माफ़ कीजिएगा, ज़मीन की किसी भी प्रकार से सौदा नहीं किया जाएगा। अब तीसरे कानून की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, जो कि पुराना कानून है। पहले क्या करती थी सरकार, बहुत सारे अनाज और दालों को बहुत सारा संग्रहण कर लेती थी और आप देखते ही हैं कि बहुत सारा अनाज सड़ता था। अब इस कानून के तहत क्या हो जाएगा कि किसी विपरीत स्थिति में, किसी इमरजेंसी की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ही सरकार एक बड़ा भंडारण कर सकेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि बहुत सारे अवसर पैदा हो जाएंगे, बहुत सारा जो अनाज का जो मूल्य है वो सही कीमत पर लग पाएगा, संग्रहण सीमा तय हो सकेगी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज हैं, खाद्य प्रसंस्करण है और अन्य व्यापार हैं, इनको भंडारण के अवसर पैदा हो जाएंगे। आशंकाएं और चिंताएं क्या हैं जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है? देखिए, आशंका ये है कि किसी भी विवाद की स्थिति में मामला सिर्फ प्रशासन तक सीमित है, यानी कि एसडीएम तक सीमित है। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में हेरफेर हो जाती है तो आपको एसडीएम के पास जाना होगा और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई बड़ी कोर्ट का दखल नहीं होगा। दूसरी चिंता ये है कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी मंडियाँ, जो कि बिहार जैसे राज्यों में ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुत पहले से विकल्प तलाशा जा चुका था और प्राइवेट कंपनीज़ को भी डायरेक्ट मौका मिलता है। महाराष्ट्र में ये सब पहले भी ख़त्म हो चुका है। अगर बिहार विरोध करता है तो उसका कोई सेंस नहीं है। तीसरा चिंता ये है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने लिखा है कि सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर कोई भी व्यापार कर सकता है, जो कि गलत है और ज़्यादा कड़क होना चाहिए। और चिंता यह है कि बड़ी कंपनियां अपना आधिपत्य जमा कर किसानों को ठग लेंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, सच तो यह है कि एपीएमसी और एमएसपी ख़त्म नहीं होने वाला, सरकार बहुत पहले क्लियर कर चुकी है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और ज़मीन भी नहीं जाएगी, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि किसानों के पास बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी, अब फूलों की भी फसल हो पाएगी, नए नए अवसर तलाशे जाएंगे, सिर्फ वही गेहूं और चावल पर फोकस नहीं किया जाएगा, बहुत सारी विविधताएं हो जाएंगी। हमारा इंटरनेशनल जो अप्रोच है उस हिसाब से भी फसलें उगाई जाएंगी। जो पुराने किसान हैं, उनके जो बेटे हैं, जो नई जनरेशन है, सबके हाथ में मोबाइल है। आप सोचिए, अगर कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के ज़रिए बड़े बड़ी डीलिंग हो पा रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट तक हम उसको छू पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अवसर होगा। समाधान क्या है लेकिन, क्योंकि कमियां भी हैं और फ़ायदे बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। 70-30 अगर मैं कहूँ तो समाधान क्या है? समाधान क्या है कि सरकार को एक एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए, लिखित रूप से या किसी अन्य रूप से, कि हाँ, एमएसपी आपको मिलेगी ही मिलेगी। कोर्ट वाला जो मैटर है वो थोड़ा बेहतर कर देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एटलीस्ट दखल होना चाहिए अगर एसडीएम तक सुनवाई सही तरीके से नहीं होती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 30 से 60 दिन कुछ निश्चित समय सीमा में ये विवाद सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट का अगर दखल होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा है रेगुलेशन होगा तो बहुत अच्छा होगा। पैन कार्ड के अलावा भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे किसानों को लूटा ना जा सके और फर्जीवाड़ा ना हो सके। कुल मिलाकर मेरी नज़रों में ये कानून अच्छा है, अच्छा रिफॉर्म है और थोड़ी सी चीज़ों को अगर सुधार लिया जाए तो किसानों को बहुत हद तक फ़ायदा होगा। एपीएमसी मंडियों में जो लूटा जाता था वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। जो परसेंटेज कई सारा सेस और टैक्स लगता था, राज्य सरकारें जो वसूलती थी, आड़तियों को देते थे और बीच में जो कई लोग खाते थे, वो सब बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक किसानों की इनकम बढ़ेगी। तो ये था पूरा विवाद कृषि कानून पर। आप समझ गए होंगे एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान या आड़तिए सामने ज़्यादा आ रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस प्रकार का रिफॉर्म है और किस प्रकार की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इसी वक्त, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ वक्त न्यूज़ चैनल से दूर हूँ, वक्त आने पर दोबारा ज्वाइन करूँगा। बाकी जुड़ी रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।